हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्कस। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है लक्ष्मीकांत का, जो सीरीज हमने स्टार्ट की है। 7th एडिशन हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक लेक्चर पहले हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने 1858 के एक से पहले का पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कंपनी का रूल रहा था 1757 से लेके 1858। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में फोर्ट होती है, जिसके बाद में शाह आलम कंपनी को दीवानी राइट दे देता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर, और उसके बाद में कंपनी अपना रूल स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, इस लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये क्या था? ये पहला एक्ट था जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में, और गवर्नर जनरल बनाया गया था पहला वारन हास्टिंग को। दूसरा है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल किया गया था, गवर्नर जनरल और उसके जो भी नौकर्स वगैरह थे उनको इससे बाहर प्रीव्यू किया गया। रेवेन्यू मैटर को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर किया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, चौथा है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या है? कॉर्नवालिस दो डिमांड रखता है अपनी। 1786 में क्या है? कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है, देन वो अपनी दो डिमांड रखता है। ठीक है, उसको फिर इसमें फुलफिल किया जाता है। कॉर्नवालिस को क्या है? कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। दूसरा, उसको वीटो पावर दी जाती है लेजिस्लेटिव के ऊपर में। ठीक है, पांचवा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, जहां पे 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया जाता है। हम एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। उसके अलावा भी जो कंपनी के मोनोपोली होती है, इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड को छोड़ के, ट्रेड विद चाइना को छोड़ के खत्म कर दी जाती है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। चार्टर एक्ट ऑफ फिर हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये सब हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम ग्राउंड रूल शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1857 में क्या हुआ? बाहर जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 रिवोल्ट, जिसको स्पोय म्यूटिनी भी कहा जाता है, या फिर उसको विडिक सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी बोला है। तो ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद में कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसके अंदर हमें पढ़ना है। क्राउन रूल्स के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पढ़ना है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पढ़ना है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ये पढ़ना है हमें, इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी पढ़ना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमें कवर करना है, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वो हमें कवर करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद में इस एक्ट को पास किया जाता है, एंड इस गवर्नमेंट ने पूरा तरह से जो कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? दिस एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को बोला जाता है। ठीक है, तो ये पास किया जाता है 1858 में। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था, अबोलिश कर दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड बाय इट, और जो इसका सारा काम था, एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, जो भी कंपनी का पॉलिटिकल काम था, टेरिटरी थी, वो सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है। दूसरा है, जो भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसके पास चली गई? हमने देखा है क्राउन के पास चली गई है। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है कंपनी का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी का, उसको अबोलिश कर दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। तो कंपनी खत्म होगी तो इनको भी क्या है? फिर खत्म कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हम जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद में जो गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन है उसको बदल दिया जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला वॉइसरॉय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग है, वो इंडिया का पहला वॉइसरॉय बनता है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, देन लॉर्ड कैनिंग है वो हमारा पहला वॉइसरॉय भी बनता है। ठीक है, इंडिया का। एंड लॉर्ड कैनिंग 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे ये रहा है। ठीक है, वॉइसरॉय रहा है, गवर्नर जनरल भी रहा है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का? आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इंडिया वाज टू बी गवर्न बाय इन नेम ऑफ हर मैजेस्टी। तो ये
इसकी मेजेस्टी है जो ब्रिटिश क्वीन थी उसके नाम से भारत को गवर्न किया जाएगा। तो यानी कि ब्रिटिश क्राउन के पास पूरी पूरी पावर चली गई है, तो सारा का सारा जो काम है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा। ठीक है, सॉवर्जिनिटी उसी के पास चली गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंडिया को मैनेज करने के लिए एक ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, फॉर इंडिया, फॉर विद कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसके पास लाया करेगी। ये कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, ब्रिटिश मिनिस्टर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर हुआ करता था ये। ईच वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, यानी कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर हुआ करता था। तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर में क्या है, एक काउंसिल बनाई गई थी इंडिया की। काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको कौन हेड करता था? काउंसिल ऑफ इंडिया को हेड किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। इस काउंसिल के अंदर काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, 15 मेंबर थे, 15। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसका चेयरमैन बनाया गया था इस काउंसिल का। ठीक, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1858 के बाद भी 1858 में 1857 की क्रांति हुई, फिर 1858 एक दो साल में ही थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया, फिर 3 साल बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है जो कि ज्यादा रिफॉर्म करता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसको बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्होंने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन वाज स्टार्टेड। तो ये जो है 1857 के बाद में ये इंडियन का साथ चाहते थे, तो इंडियन को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इन दोनों ने देना स्टार्ट किया। उससे पहले हमने देखा है कि 1857 से पूर्व क्या है, जो पॉलिसी ऑफ बहुत सारी पॉलिसी चल रही थी जिसके द्वारा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया गया था। तो यहां से क्या है 1858 के बाद में ये पॉलिसीज बंद कर दी गई थी, जैसे कि डलहौजी की पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह है, उनको बंद कर दिया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है? वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसमें कुछ एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। नॉमिनेशन क्या होता है? किसी को नॉमिनेट करना। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्शन, तो किसी को इलेक्ट करना होता है, लोग इलेक्ट करते हैं। नॉमिनेट करते हैं ऑफिशियल जो नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ताजा बोलेगा तो ये होगा तो वो ही होगा। सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन। 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय था 1862 के अंदर, लॉर्ड कैनिंग ने क्या है 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। कौन कौन थे? उसकी जो काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए गए थे महाराजा सर नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। तो महाराजा ऑफ पटियाला जिसका नाम था सर नरेंद्र सिंह, उसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है। देन दूसरा मेंबर था राजा देव नारायण सिंह ऑफ बनारस। सेकंड वाज देव नारायण सिंह ऑफ बनारस को नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। ये इनकी इमेज है, ये क्वीन विक्टोरिया के साथ क्वीन प्रोक्लेमेशन होती है 1858 की। 1858 में क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन होती है जिसके द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन है वो उसके पास जो चली जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर देती है। ठीक है, देन राजा देव नारायण सिंह ऑफ बनारस को इसमें नॉमिनेट किया गया। तीसरा जो मेंबर था राजा सर दिनकर राव रघुनाथ ऑफ ग्वालियर। राजा सर दिनकर राव रघुनाथ ऑफ ग्वालियर, तो दिनकर राव ग्वालियर के थे, इनको भी इसमें नॉमिनेट किया गया था। तो 3 लोगों को नॉमिनेट किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में। पहली बार इनको इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था। सर महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड राजा ऑफ ग्वालियर। ठीक है, तो ये इनके चमचे हुआ करते थे, कह सकते हैं हम, इनको मानते थे। ठीक है, ब्रिटिश को इनको नॉमिनेट किया गया था। देन प्रोवाइडेड फॉर द वाइसरॉय, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हैज प्रोवाइडेड फॉर द वाइसरॉय टू नॉमिनेट इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पे इनकी हमने अभी देखा, इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ 1858 तक। क्या है 1773 से लेकर 1858 तक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। कंपनी के ऊपर अपना रेगुलेशन मजबूत किया गया। फिर उसके बाद में क्या है क्राउन के पास ताकत आ गई थी, फिर उसको डिसेंट्रलाइजेशन यहां से स्टार्ट होता है धीरे धीरे। एंड फिर 1935 के एक्ट तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहां से
स्टार्ट हुआ। पिछले एक्ट में हमने देखा था कि जो मद्रास और बॉम्बे की काउंसिल थी उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था कलकत्ता की काउंसिल पे, ठीक है। तो कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अंडर में ला दिया गया था। तो यहां से क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, जिसके बाद में जो मद्रास और बॉम्बे की असेंबलीज थी वहां की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पे फिर इनको बना दिया गया था, उनकी पावर रिस्टोर कर दी गई। तो इसके अलावा बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी निर्माण किया। तो पहला जो बंगाल के लिए, बंगाल में किया गया 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल के लिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस के लिए 1886 में बनाई गई 1886 में। और पंजाब के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनाई गई, 1897 में बनाई गई। तो 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई इसके द्वारा, बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस 1886 में और पंजाब के लिए 1897 में। और इसके अलावा जो पहले की मद्रास एंड बॉम्बे की थी उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर को। आप लोग ये बताओगे कौन से एक्ट के द्वारा इनको पावर को कवर किया गया था, लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने इसने रिकॉग्नाइज किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। पोर्टफोलियो सिस्टम है वो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि अभी हमारा जो सेंट्रल कैबिनेट है, यूनियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, उसमें हर एक मिनिस्टर के पास अपना अपना एक क्या है, डिपार्टमेंट है। जैसे कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इसी तरह से क्या है, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, ठीक है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आपका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है पोर्टफोलियो सिस्टम को। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वॉइसरॉय काउंसिल, जो वॉइसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी उसके मेंबर को इसका इंचार्ज बनाया जाता है एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का। और वही बंदा जिसको इंचार्ज बनाया गया है, हेड बनाया गया है, वो उसका डिसीजन है उस डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में वो फाइनल होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वॉइसरॉय काउंसिल was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on the behalf of the council on the matter of his department। यानी कि जो उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा उस डिपार्टमेंट का डिसीजन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर भी दी जाती है वाइसरॉय को। ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर कौन से एक्ट के अंदर दी जाती है, ये भी पूछा जाता है, कॉमनली क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है वाइसरॉय को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर दे दी जाती है, विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके बिना कंकरेंस के वाइसरॉय इमरजेंसी के सिचुएशन में ये पास कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, ऐसे भी इमरजेंसीज। और इसकी जो लाइफ टाइम होगी कितने का, 6 मंथ के लिए होगी, ठीक है, 6 मंथ की लाइफ टाइम होगी। तो अभी जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है वो उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, मैक्सिमम लाइफ टाइम अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 एंड 213, 123 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन पास, पार्लियामेंट नहीं, 123 के अंदर प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस, एंड 213 के अंदर क्या है, गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इशू द ऑर्डिनेंस, ठीक है, जब वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो पहली बार वाइसरॉय को दी गई थी, एंड लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज कितनी थी, 6 मंथ थी, ठीक है, 6 महीने। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमने क्या क्या देखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके अंदर 3 मेंबर को लॉ मेकिंग बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन वाज स्टार्टेड, वाइसरॉय ने अपनी काउंसिल को एक्सपेंड किया। 1862 में कैनिंग ने 3 लोगों को अपॉइंट किया, महाराजा ऑफ पटियाला, देन राजा ऑफ बनारस देवनारायण सिंह, एंड राजा दिनकर रघुनाथ राव ऑफ ग्वालियर, ठीक है। तो ये 3 को नॉमिनेट किया गया था। फिर उसके बाद में क्या है, वाइसरॉय को नॉमिनेट करने का हमने देख लिया। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर रिटर्न कर दी गई और 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। बंगाल के लिए 1862 में बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1886 में बनाई गई और पंजाब के लिए 1897 में बनाई गई, ठीक है।
इसने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर क्या है जो मेंबर था वाइसरॉय की काउंसिल का उसको क्या है ये दे दिया गया, डिपार्टमेंट दे दिया गया और उसकी अथॉरिटी को फाइनल माना गया। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम? लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया। कब? 1859। रिकॉग्निशन कब किया गया? इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, देन इसके अलावा इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो वाइसरॉय को दी गई। ठीक है, ऐसा ऑर्डिनेंस की लाइफ टाइम कितनी होगी? 6 मंथ हो सकती थी। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। ठीक है, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज्ड द इंडियन मेंबरशिप इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो इंडियन लोगों का नंबर था उसको इंक्रीज किया गया। परंतु अभी भी क्या है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी उनमें रखी गई, यानी कि जो नॉमिनेट किए जाते थे मेंबर उनकी मेजॉरिटी थी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? जो पार्लियामेंट थी उस टाइम की, हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उस टाइम की, उसमें कुछ लोगों को इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इस एक्ट के द्वारा उनका नंबर बढ़ाया गया। परंतु अभी भी क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती थी उसमें मेंबर, उनका नंबर क्या है नॉमिनेट करती थी, उनका नंबर ज्यादा रखा गया है इसमें, अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी इसके अंदर। ठीक है, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका फंक्शन भी इंक्रीज किए गए और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके भी फंक्शन इंक्रीज किए गए, जैसे कि हमने देखा है कि बॉम्बे में थी, 3-4 जगह होगी, हमने अभी देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार जो इनको मेंबर्स को क्या है बजट डिस्कशन करने की पावर दी गई। ठीक है, बजट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अभी आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है बजट के लिए? 112 नंबर आर्टिकल है वो बजट के लिए है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पावर टू डिस्कस बजट किस कौन से एक्ट के द्वारा दी गई है ये याद रखना है, ये दी गई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर मेंबर्स को पहली बार ये बजट को डिस्कशन करने की पावर दी गई। ठीक है, इसके अलावा वो मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव को क्या है मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। तो जैसे अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर के दौरान में सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह से मेंबर क्या है उस टाइम के मेंबर है वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर है वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, ये पहली बार क्वेश्चन पूछने की पावर भी इनको दी गई थी, बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई है, इसके अलावा क्वेश्चन को आस्क करने की पावर दी गई है। और जो पावर एंड फंक्शन है दोनों का इंक्रीज किया गया, प्रोविंशियल का एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है दोनों का इंक्रीज किया गया। ठीक है, इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर स्टार्ट हुआ टू दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ये इनका नंबर नॉमिनेशन को स्टार्ट हुआ। प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर टू दी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इनको भी क्या है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके कहने पे भी और इनके रिप्रेजेंटेटिव बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनके रिप्रेजेंटेटिव भी क्या है वो वहां पे बैठने लगे, किसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको नॉमिनेट किया जाने लगा। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियन मेंबर, दिस एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियन मेंबर in provincial legislative assemblies by the governor on the recommendation of municipality, university and trade association के रिकमेंडेशन पे इन मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाने लगा, नॉमिनेट किया जाने लगा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, जॉन मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम, और मिंटो क्या था? लॉर्ड मिंटो उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय था। तो मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है इनको। तो मॉर्ले कौन है? जॉन मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो, लॉर्ड मिंटो कौन था? ये वाइसरॉय था। इन दोनों के द्वारा ये पास किया गया था एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पहला पॉइंट है मेंबरशिप जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी मेंबरशिप को 16 से 60 कर दिया गया, 16 to 60, 16 से 60 बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उसकी जो मेंबरशिप है वो 16 से 60 की गई। अभी भी उसमें क्या है ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी गई थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो नॉमिनेट थे उनके जो नुमाइंदे थे उनका नंबर अभी भी ज्यादा था इंडियन से। ठीक है, इलेक्शन तो स्टार्ट नहीं हुए थे अभी,
तो अलाउड द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी इंडियन जो पार्लियामेंट रिफॉर्म है 1909 में क्या है, इनको ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस की गई। ये टाइम है 1909 का, 1910 का, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बनती है। 1885 में क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण होता है। फिर 1885 से हम देखते हैं कि 1910 तक, 1910-15 तक हम क्या देखते हैं, कांग्रेस का जो है मॉडरेट्स का जो रहा है पीरियड रहा है, मॉडरेट्स का पीरियड रहा है। 1905 के बाद में हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। 1910-11 में क्या है, यहाँ पे फिर वो स्टार्ट होता है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं पहली बार। तो यहां से उनको पेसिफाई करने के लिए ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसको मॉडरेट्स को, ठीक है, ताकि वो उनको अलग कर दिया जाए किसी एक्सट्रीमिस्ट से, ताकि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाए। तो अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ने क्या किया, एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन। उनका जो डेलिब्रेटिव फंक्शन था उसको एनलार्ज किया गया, यानी कि जो डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसका जो फंक्शन था उसका स्कोप बढ़ाया गया। मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन होता है उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन उस पर पूछा जाने लगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किया गया इसके द्वारा। एंड मोर रेजोल्यूशन ऑन, दे कैन मूव द रेजोल्यूशन ऑन बजट, बजट पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। तो पिछले एक्ट में हमने देखा है कि उनको बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई, ठीक है, केवल डिस्कस करने की पावर दी गई थी। इस एक्ट में उनको क्या है, रेजोल्यूशन मूव करने की पावर दी गई थी 1909 के एक्ट में, ठीक है, 1909 के एक्ट में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। तो मेंबरशिप इंक्रीज की गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 से 60। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो बजट पे पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, ठीक है। तो इसके बाद में इस एक्ट में क्या है, पहली बार वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसरॉय की दो काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, एडवाइजरी बॉडी होती है जिसका रिकमेंडेशन क्या है, बाइंडिंग नहीं होता है, यानी कि जो वो बोलेगी उसको मानना या न मानना वो वायसरॉय की इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है। जबकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो क्या है, डे टू डे काम है वो देखती थी, जो सारा इंपॉर्टेंट काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी देखती है। इसमें पहली बार क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का नॉमिनेट किया जाने लगा। तो पहली बार है वो, हम देखेंगे कि इसको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, इनको फर्स्ट इंडियन थे जिनको वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के फॉर्म में अपॉइंट किया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर आफ्टर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। इनको फर्स्ट बैरन सिन्हा भी कहा जाता है, एक लॉ मेंबर थे, ठीक है, वकील थे, इमेज आपको देख रहे हो। देन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ने और क्या इंट्रोड्यूस किया, इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया फॉर मुस्लिम्स के लिए इनको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स कैंडिडेट को केवल मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे, ठीक है। तो मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट करेंगे बाय एक्सेप्टिंग दी सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो 1909 के हैं उनमें सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम को चुन लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइंस, ठीक है। अंडर दी सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर क्या होगा कि मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, तो जो मुस्लिम मेंबर थे उनको वो मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट करेंगे। एंड जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो रिलीजियस लाइन पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वो सक्सेस रहे। क्रेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है वो उन्होंने फॉलो की थी, इंडिया को डिवाइड करने का काम किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इस एक्ट ने इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म लीगलाइज किया, और इसका जो परिणाम है वो है क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, और अंत में क्या है, इंडिया का पार्टीशन हुआ, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। तो ये किसका जो है वो लॉर्ड मिंटो का को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो इसके ब्रेन की ये उपज थी लॉर्ड मिंटो की,
कि इसने ये सब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ताकि वो अपना जो ब्रिटिश रूल है उसको एक्सटेंड कर सके। तो ये है लॉर्ड मिंटो, डकेत मिंटो भी बोल सकते हैं हम। लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, इसके द्वारा इस एक्ट ने मुस्लिम के अलावा भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया। किस किसके लिए, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन है उनके लिए, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि ट्रेडर्स की बॉडी होती है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति उस टाइम के उसका रिप्रेजेंटेशन होता था चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। देन यूनिवर्सिटीज का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जमींदार को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा क्या है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हम देख लेते हैं 1909 एक बार फिर से। मेंबरशिप इंक्रीज की गई 16 से 60 सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी लाई गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ किया गया। बजट पे रिजोल्यूशन मूव करना अलाउ किया गया। ठीक है, पहला जो एग्जीक्यूटिव मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, एज ए लॉ मेंबर इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो मिंटो की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। फिर आगे चल के इसको एक्सपेंड किया जाएगा, अलग अलग कास्ट के लिए, अलग अलग रिलीजन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन था ये, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसने कॉम्युनलिज्म को लीगलाइज किया। लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। देन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर इनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।